जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अर्थशास्त्र के अगले टॉपिक को लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग समझते हैं नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय के बारे में। इसी में हम लोग समझेंगे मौद्रिक आय क्या होते हैं जिसे हम लोग मॉनेटरियल इनकम कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम क्या होते हैं जिसे हम लोग प्रयोज्य आय कहते हैं, और उसके बाद समझेंगे हम लोग जो वास्तविक आय है यानी रियल इनकम ये क्या होते हैं। अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो पहले आप यूट्यूब चैनल से जुड़ लें। और चलिए आज के टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, इसके बारे में हमने बता दिया था। इसके फादर एडम स्मिथ हैं, ठीक है। और भारत में अगर बात करें तो विश्वेश्वरैया हैं। हम इससे पहले एक टॉपिक बना दिए थे, उत्पादन टॉपिक लेकर के बनाए थे, यानी कि किसी भी चीज का प्रोड्यूस या किसी भी चीज का सर्विस देने के लिए, सेवा देने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है, ठीक है। और आज हम लोग समझते हैं राष्ट्रीय आय। सबसे पहले समझ लेते हैं जो राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम होते हैं वे क्या होते हैं। तो किसी भी देश के नेशनल इनकम यानी पूरे देश का, यानी पूरे अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है वे किस पर डिपेंड है, ठीक है। ये जो भारत की है, पूरे भारत का जो राष्ट्रीय आय है वे सरकारी एवं निजी तरीका से जो कमाया गया है, वे चाहे प्राइवेट हो एवं या क्या हो, जो गवर्नमेंट तरीका से हो, सरकारी एवं निजी तरीका से जो कुल आय जमा किया जाता है यानी टोटल इनकम जमा किया जाता है, उसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। और यही जब शुद्ध तरीका से हो जाता है, जब यही हम शुद्ध कर देते हैं, इसमें जितने भी खराबी होती है, चाहे किसी को टैक्स देना है या किसी और चीज में लगाना है, तो हम लोग एनएनपी में रखते हैं। एनएनपी जिसे हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हम लोग शामिल करते हैं। और इसी में आते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के बराबर होते हैं। यानी कि शुद्ध हमने कितने राष्ट्र में उत्पादन किया, एनएनपी है ना। यानी कि हम समझेंगे इसके बाद वाले टॉपिक में क्या होते हैं जीडीपी, क्या होते हैं जीएनपी, एनएनपी क्या होते हैं, एनडीपी क्या होते हैं, ये अगले टॉपिक है जीडीपी में, उसमें हम लोग समझेंगे। अभी सिर्फ इतना माइंड में रखें कि जो राष्ट्रीय आय होते हैं किसी भी देश के अंदर उत्पादित होने वाले सभी घटक, चाहे वो सरकारी तरीका से हो या वे प्राइवेट यानी निजी तरीका से हो, जो कुल आय होते हैं यानी जो टोटल इनकम होते हैं, उसी को हम लोग नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग एनएनपी में रखते हैं, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी टोटल राष्ट्र में कितनी उत्पादन की गई, ठीक है। अब समझते हैं जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय की गणना ये कौन करता है। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है केंद्र सांख्यिकी संगठन करता है। जो केंद्र है, केंद्र सांख्यिकी संगठन, ये हमने लिख दिया है क्योंकि हमारे पास उतनी बड़ी वीडियो नहीं होती है, इसलिए ये हमने कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वे हमने लिख दिया है, ठीक है, जिसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। जो गणना है केंद्र सांख्यिकी संगठन करती है। केंद्र सांख्यिकी संगठन ये राष्ट्रीय आय की क्या करती है, गणना करती है कि ये टोटल कितने उत्पादन हुए हैं, कितने क्या हुआ है, क्या मूल्य ह्रास होती है जिसे डिस्प्रेशन कहते हैं। और उसके बाद जो टोटल इनकम बचती है, टोटल राष्ट्रीय की इनकम बचती है, उसे हम लोग क्या चीज में रखते हैं, नेशनल इनकम में रखते हैं। ये जो है ये कौन देखभाल करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। इसकी अगर हम लोग स्थापना की बात करें, केंद्र सांख्यिकी संगठन की स्थापना की अगर बात करें, जैसे हम ये 1951 में, ठीक है, केंद्र सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1951 में, ठीक है। और 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 29 जून को क्या मनाया जाता है, सांख्यिकी दिवस। और ये जो है पीसी महाल, ठीक है, 29 जून को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दिवस मनाया जाता है। और ये जो है किसके जन्म दिवस पर, तो पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर, पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर ये 29 जून को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं इनकम के बारे में, ठीक है। इनकम के बारे में, ये इनकम होते क्या है, इनकम जिसे हम लोग आय कहते हैं। आय क्या होते हैं, आय समझते हैं पहले मौद्रिक आय के बारे में, जिसे हम लोग मॉनेटरियल इनकम कहते हैं। मौद्रिक आय, मौद्रिक आय, ठीक है। इसे इंग्लिश में मॉनेटरियल इनकम कहते हैं। जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वे इंग्लिश में भी लिख लें, ठीक है, मौद्रिक आय। और एक होते हैं प्रयोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम, और एक होते हैं वास्तविक आय, वास्तविक आय जिसे हम लोग रियल या एक्चुअल इनकम कहते हैं, जो हमारे पास बचता है, हम इसी के अधिकार होते हैं।
अगर हम ऑनेस्ट हैं तो, ठीक है, नहीं तो आप मौद्रिक आय में भी बचा सकते हैं। समझते हैं मौद्रिक आय क्या होता है। तो किसी भी देश में, चाहे वह भारत हो, चाहे श्रीलंका हो या कहीं भी हो, अगर हम लोग उत्पादित करते हैं, अपने देश की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, अगर हम लोग भारत में उत्पादित करते हैं मौद्रिक आय, है ना, पता चला हम 1000 करोड़ का उत्पादन किए, 1000 करोड़ का हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोड्यूस किया, उत्पादन किया, ठीक है, उत्पादन किया। तो भाई जिस देश में रह करके, जिस भूमि, जिस देश के हम लोग जमीन में रहेंगे, जहां पे हम लोग पूंजी लेंगे, सड़क, यातायात, सभी चीज का हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, बिजली, लाइट, बत्ती, सभी का हम लोग उपयोग करेंगे, तो उस देश में, उस देश का हवा पानी हम लोग खाएंगे, ठीक है, तो उसे टैक्स भी देना पड़ता है ना, उस देश को हम लोग टैक्स भी देंगे, तभी हम मतलब ईमानदार कहलाएंगे, ऑनेस्ट कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन जिस देश में, जहां पे टैक्स ही ना दिया जाए, यानी जहां पे टैक्स ही चोरी कर लिया जाए, टैक्स क्या कर लिया जाता है, चोरी कर लिया जाता है, उसे हम लोग मौद्रिक आय कहते हैं, मॉनेटरी इनकम। यानी कि अगर हम जितने भी कमाते हैं, है ना, यानी टोटल इनकम, यानी टोटल आय, ये पूरा आय होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है, मौद्रिक आय हम लोग किसे कहते हैं, ध्यान से सुने, मौद्रिक आय का मतलब होता है वैसा आय जिसमें टैक्स नहीं दिया गया हो, टैक्स नहीं दिया गया हो, हम जितना भी कमाते हैं वे मेरा हो गया, ये मौद्रिक आय में हम लोग रखते हैं इसे, ठीक है। यानी हम जितना भी कमाएं, ये क्या है, मॉनेटरी इनकम है, उसका कोई टैक्स नहीं, किसी को टैक्स नहीं देना है, ठीक है, मौद्रिक आय में टैक्स नहीं दिया जाता है। अब हम लोग समझते हैं प्रयोज्य आय, जिसे हम लोग डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, ठीक है। माना कि हमने यहाँ पे बड़ा अमाउंट लिख लिया, 100 रुपया हम लिखते हैं, ठीक है, हमने 100 रुपया कमाया और 100 रुपया में से 100 रुपया टोटल बचा लिया, ठीक है, 100 रुपया हमने कमाया और 100 रुपया में से टोटल 100 रुपया हमने बचा लिया, तो ये क्या है, ये मॉनेटरी इनकम है, यानी कि मौद्रिक आय है। लेकिन 100 रुपया में से, 100 रुपया में से 30% की अगर बात करें, 30% हमें किसे देना है, 30% टैक्स देना है, 30% क्या देना है, टैक्स देना है। टैक्स के बारे में भी हम बताएंगे, क्या होते हैं डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, VAT क्या होते हैं, जिसे हम लोग वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। ये टैक्स के बारे में हम अगले टॉपिक में बताएंगे, ठीक है। आप दिलो जान से हमारे YouTube चैनल से बने रहे, ओनली नॉलेज बाय कमलेश मिश्रा से, यहाँ पे आपको सभी प्रकार की ज्ञान मिलेगी, ठीक है। प्रयोज्य आय, अब हम लोग समझते हैं प्रयोज्य आय। ये तो 100 रुपया हमने कमाया जिसमें कि हमने टैक्स ही नहीं दिया, लेकिन अगर हम टैक्स दे दें तो 100 का 30% कितना होगा, 30 रुपया। 100 में से अगर हम लोग 30 रुपया का टैक्स दे देते हैं तो बचा कितना भाई, 70 रुपया। ये जो हमने टैक्स दे करके रुपया बचाया है 70 रुपया, यही हमारा प्रयोज्य आय यानी कि डिस्पोजेबल इनकम होता है। क्या होता है भाई, डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। ये जो हमने टैक्स दे दिया, हम अब क्या हो गए, डिस्पोजेबल, यानी कि प्रयोज्य आय वाले हो गए, ठीक है। लेकिन जो रुपया हम कमाए उसमें हमारा लेबर भी काम करता है, ठीक है। और माना कि हमने 100 रुपया में क्या खरीदा, कुछ सामान खरीदा, उसमें टूट फूट भी हो गया, ठीक है, टूट फूट भी हो गया, 10 रुपया का क्या हो गया, टूट फूट हो गया। अगर हम कोई सामान खरीदते हैं, यानी 100 रुपया में हमने गिलास खरीदा, क्या खरीदा, गिलास खरीदा, और वो गिलास में, ठीक है, 10 क्या हो गया, खराब हो गया। तो जो खराब हो जाता है हम उसे डी में रखते हैं, डी को कहते हैं डिप्रेसिएशन। क्या कहते हैं डी को, डिप्रेसिएशन, DIPRECIATION, डिप्रेसिएशन, जिसे हम लोग कहते हैं मूल्यह्रास। मूल्यह्रास यानी कि हमने जो कमाया, ठीक है, हमने टैक्स दे दिया, प्रयोज्य आय, लेकिन जो हमने कमाया उसमें कुछ टूटी फूटी भी हो सकती है। हमने 100 रुपया का क्या खरीदा, गिलास खरीदा, तो उसमें से 10 जो है वे टूटी फूटी निकली, ठीक है। तो जो हमने टैक्स भी दे दिया वे भी सही है, लेकिन जो डी होता है यानी हमारा टोटल आय का, टोटल इनकम का, टोटल इनकम माइनस डी, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है, डिप्रेसिएशन यानी कि मूल्यह्रास, ठीक है। ये वास्तविक आय हुआ मेरा, टोटल इनकम मेरा कितना था, 100 रुपया, हम यहाँ पे लिखते हैं, टोटल इनकम मेरा कितना था, 100 रुपया, ठीक है। और हमने टैक्स कितना दिया, टैक्स दिया 30 रुपया, बचा कितना, 70 रुपया। अब डी का मतलब होता है मूल्यह्रास, जो टूटा फूटा है, कितना का टूटा फूटा है, 10 रुपया का, तो 10 रुपया, तो 10 रुपया भी हम घटाते हैं। अब मेरा जो रियल है, वास्तविक आय है, ये मेरा 60 रुपया,
ठीक है, ये क्या है, ये मेरा वास्तविक आय है, इससे अब हमसे कोई छीन नहीं सकता है। अब हम इसे जहां पे उपयोग करना चाहते हैं वहां पे करें। ठीक है, हम टीवी लें, लैपटॉप लें, मोबाइल लें या और कोई चीज लें, हम वहां पे इसे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो टूट फूट था वो भी हमने क्या कर दिया, घटा दिया। तो 60 रुपया जो बचा है ये वास्तविक आय में से, यही मेरा क्या है, यही मेरा क्या है, वास्तविक आय है, यानी कि रियल इनकम है। चलिए, अगर नहीं समझे हैं तो फिर हम एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। अमन एक व्यक्ति है। अमन ये एक माह में कितना रुपया कमाता है पता है? एक माह में ये कमाता है 1000 रुपया। एक माह में कितना रुपया कमाता है? 1000 रुपया कमाता है। अमन एक व्यक्ति है, 1000 रुपया कमाता है। ठीक, तो ये जो कमा रहा है और ये किसी को नहीं दे रहा है, जितना कमाया ये अपने पास रख लिया। जितना भी ये कमाता है ये क्या कर लेता है, अपने पास रख लेता है, ये किसी को नहीं देता है। तो इसका बताइए, इसका कौन सा आय है? कमेंट में बताइए इसका कौन सा आय है। तो इसका जो आय है ये मौद्रिक आय है, क्योंकि इन्होंने जो कमाया ये किसी को दिया ही नहीं, मौद्रिक आय है। लेकिन अगर ये 30% टैक्स दे देता है, 30% क्या दे देता है, टैक्स दे देता है, ठीक है, तो ये प्रयोज्य आय में चले गया। 1000 का 30% कितना होता है भाई? 1000 का 30% अगर निकालें तो 700 बचेगा। कितना बचेगा? 700। ठीक है, 1000 में अगर 300 हम घटा दिए तो कितना बचेगा? 700 बचेगा। ये मेरा प्रयोज्य आय में आ गया। क्या चीज में आ गया? प्रयोज्य आय, यानी डिस्पोजेबल इनकम में। अब हम लोग बात करते हैं ये 700 रुपया जो हमने कमाया, ठीक है, तो अमन जो है हमने नहीं, अमन कमाया है। ठीक है, अमन जो कमाया है 700 रुपया, ये जो है ना, ये 500 रुपया का उधार लिया हुआ था किसी से। किससे लिया हुआ था पता है? रमन से। किससे लिया हुआ था भाई? अमन जो है 500 रुपया किससे उधार लिया हुआ था? रमन से। और बोल के रखा था कि जब मेरा यानी किराया बोल रहे हैं, जब मेरा यानी मंथली जो हमने जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे जब मेरा महीना लग जाएगा तो वे हमें जब पैसा देगा तब हम तुम्हें क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो इसका 500 रुपया उधारी है। कितना रुपया? 500 रुपया। ठीक है, तो ये जो है ये डी में आएगा, डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन का मतलब होता है मूल्य ह्रास। जो मूल्य है उसमें ह्रास हो गया। ठीक है, जो मूल्य है उसमें भी कटौती हो गया, उसी को कहते हैं डिप्रेसिएशन, यानी मूल्य ह्रास। ठीक है, आप दिलो दिमाग से यहीं पे बने रहें और अंतिम तक ये वीडियो देखें। काफी अच्छी तरह से आप इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्री बन जाएंगे। ठीक है, ये 700 रुपया हो गया। ठीक, लेकिन इन्होंने इसका डिप्रेसिएशन कितना है? बहुत अधिक है भाई। कितना? 500 रुपया। तो टोटल इनकम यानी ये कितना कमाया माइनस ये इसका डिप्रेसिएशन यानी उधार कितना है या मूल्यह्रास कितना है? तो 500 रुपया। अब इसका जानते हैं 200 रुपया हो जाएगा इसका रियल इनकम अमन का। ठीक है, यही इसका वास्तविक आय है। लेकिन अगर ये बेईमानी कर देगा कि नहीं देंगे तो तुम क्या कर लेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर बेईमानी कर लेता है तो ये प्रयोज्य आय में आएगा, डिस्पोजेबल इनकम में। ठीक है, और कहेगा कि हम टैक्सो नहीं देंगे, तब क्या हो जाएगा भाई? तो ये मौद्रिक आय यानी कि मॉनेटरी इनकम में आ जाएगा। तो उम्मीद है आप इसे काफी अच्छी तरह से समझे होंगे क्या होता है मॉनेटरी इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, रियल इनकम। ठीक है, तो अब हम समझते हैं पीसीआई इस सब के बारे में। आपने समझ लिया मौद्रिक आय क्या होते हैं, प्रयोज्य आय क्या होते हैं और वास्तविक आय क्या होते हैं। अब समझते हैं पीसीआई। ये पीसीआई क्या होते हैं? पीसीआई होता है पर कैपिटा इनकम, यानी किसी भी देश का अगर विकास देखना है राष्ट्रीय आय में कि इसका इनकम क्या है, यानी इसका राष्ट्रीय आय का इनकम क्या है, तो बेहतर है कि आप क्या देख लें, राष्ट्रीय आय की अगर इनकम देखना है तो पीसीआई देख लें, यानी पर कैपिटा इनकम। यानी एक व्यक्ति कितना कमाता है, एक व्यक्ति एक माह में कितना कमाता है, इसी को हम लोग कहते हैं पीसीआई, पर कैपिटा। किसी भी देश का अगर इनकम देखना है तो उससे बेहतर है कि आप किसी व्यक्ति का इनकम देखें, जिसे हम लोग पीसीआई यानी कि पर व्यक्ति आय कहते हैं, यानी कि पीसीआई पर कैपिटा इनकम कहते हैं, यानी प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय से आपको पता चलेगा कि ये राष्ट्र का इनकम क्या है, यानी नेशनल इनकम क्या है। ठीक है, नेशनल इनकम अगर देखना है, हमने आपको बता दिया दोस्तों इनकम के बारे में, मौद्रिक आय और फिर वास्तविक आय और फिर क्या बताया, प्रयोज्य आय, इसके बारे में हमने बता दिया। अब समझते हैं पीसीआई क्या होता है। पीसीआई का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम, यानी किसी भी राष्ट्र का अगर इनकम देखना है, आय देखना है कि वो राष्ट्र कितना कमाता है, भारत कितना कमाता है, तो एक व्यक्ति का आप इनकम देखें,
एक व्यक्ति का इनकम होता है, यानी प्रति व्यक्ति आय, जिसे हम लोग पर कैपिटा इनकम कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय देखने से हमें पता चल जाता है अपने राष्ट्र का इनकम जो है, राष्ट्रीय आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय को क्या करें, राष्ट्रीय आय से पूरी जनसंख्या से भाग दे दें, आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो राष्ट्र का आय है वे कितनी है। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या, नेशनल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो राष्ट्र की आय है वे क्या है। व्यक्ति आय हमने समझ लिया, इसे अगर हमें जनसंख्या में निकालनी है, यानी पूरा राष्ट्र का हमें इनकम निकालना है, तो राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या से अगर हम लोग भाग देते हैं तो पूरे नेशनल इनकम यानी पूरा राष्ट्र का हमें आय जो है, जो हम कमाते हैं, वे पता चल जाता है। ठीक है, आय के बारे में तो हमने बता दिया जितने भी आय हैं। अब हम लोग समझते हैं चालू कीमत क्या होते हैं और फिर स्थिर कीमत क्या होते हैं। समझते हैं चालू कीमत क्या होता है। तो जो चल रहे होते हैं वित्तीय वर्ष, है ना, चल रहे वित्तीय वर्ष, जो चल रहा है वित्तीय वर्ष, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चालू कीमत कहते हैं। इससे जो है राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम सही से नहीं निकल पाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय, इसका जो राष्ट्रीय आय है इससे नहीं निकल पाता है, चल रहे वित्तीय वर्ष से। ठीक है, वित्तीय वर्ष निकालने के लिए हमें राष्ट्रीय आय निकालने के लिए स्थिर कीमत की आवश्यकता होती है। स्थिर कीमत जो पहले बीत चुका है, ठीक है, यानी कि 2017, 18, 16, 15, 14 इसका बीत गया है, तो हम किसी भी वर्ष को, है ना, यानी बीते हुए वर्ष को आधार मानकर, यानी बेस ईयर मानकर, आधार वर्ष मानकर क्या करते हैं हम लोग, नेशनल इनकम जो राष्ट्रीय आय है वे निकालते हैं, है ना। आधार वर्ष मानकर क्या किया जाता है, निकाला जाता है। जैसे कि बेस ईयर की बात करें, बेस ईयर यानी आधार वर्ष कौन सा है, तो 2017 से 2018, 2017 से 2018 को हम लोग वित्तीय वर्ष कहते हैं, यानी इसे आधार वर्ष कहते हैं। इसी के आधार पर जो राष्ट्रीय आय है निकाला जाता है स्थिर कीमत के आधार पर। ठीक है, उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे कि वित्तीय वर्ष क्या होते हैं, वित्तीय वर्ष में चालू कीमत क्या होते हैं और स्थिर कीमत क्या होते हैं। चालू कीमत जो चल रहे हैं वित्तीय वर्ष, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके बारे में, उससे निकाला जाता है, और जो बीत गया है उसे हम लोग स्थिर कीमत कहते हैं। पीछे जा करके बेस ईयर मान करके कोई एक, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं जो राष्ट्रीय आय है। अब हम लोग समझते हैं राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना 3 प्रकार से होती है। ठीक है, एक उत्पादन विधि, एक आय गणना विधि, एक उपभोग विधि। यानी उत्पादन विधि यानी किसी भी देश का जो प्रोड्यूस होता है, उत्पादित, यानी उत्पादन करने के लिए हम बताए थे 4 चीज की आवश्यकता होती है। भूमि होती है, भूमि लगती है, श्रम जिसे हम लोग मजदूर कहते हैं, उसके बाद पूंजी, और उसके बाद उद्यमी यानी कि जो पैसा लगाने वाले होते हैं। ठीक है, उत्पादन विधि, उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवा, बताए थे जो वस्तु है वे भी उत्पादन हो रहा है, और जो सेवा है वे भी क्या है, इसी श्रेणी में आते हैं, यानी उत्पादन प्रोड्यूजन के ही श्रेणी में आते हैं, प्रोड्यूस के ही श्रेणी में आते हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी चीज का उत्पादन कर रहे हैं। ये जो लिखा हुआ है अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र हम क्या उत्पादन कर रहे हैं? नहीं भाई, अर्थशास्त्र किसी भी बुक में लिखी हुई है जो पहले हमने ग्रहण किया, हमने अध्ययन किया अच्छी तरीका से, और फिर हमने आपको क्या किया, बता दिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो पीसी महालनोबिस है, या फिर जो भी बताया गया है राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई, एनएनपी, इसके बारे में हम इसका जन्मदाता नहीं है। हम तो क्या कर रहे हैं, हम जो पढ़े हैं, जिसके बारे में हमने स्टडी किया, वही आपको बता रहे हैं। तो ये क्या है, ये उत्पादन नहीं, ये सेवा हुआ, सर्विस हुआ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, सेवा दे रहे हैं। ठीक है, किसी भी देश का उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवा का जो अंतिम मूल्य होता है वही उत्पादन विधि में आता है, और यही जीडीपी का भी फॉर्मूला है, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। यानी उत्पादित होने वाले सभी वस्तु एवं सेवा का जो अंतिम मूल्य है वे क्या है, वे जीडीपी में आते हैं, जीडीपी में आते हैं। अंतिम मूल्य को ही हम लोग उत्पादन विधि में लाते हैं, उत्पादन विधि कहते हैं। अब समझते हैं आय गणना विधि, यानी कि आय का जो गणना होता है वह किस प्रकार से होता है। तो निजी एवं सार्वजनिक, हम लोग जो कमाते हैं, प्राइवेट भी कमाते हैं और सरकारी भी कमाते हैं। जैसे टीचर की ही बात कर लें, तो टीचर जो है गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाते हैं, और हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, ये प्राइवेट है।
निजी भी पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट भी पढ़ा सकते हैं, सॉरी निजी भी पढ़ा सकते हैं, सार्वजनिक भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो निजी एवं सार्वजनिक, ठीक है, आय गणना विधि कैसे निकाली जाती है? निजी एवं सार्वजनिक राष्ट्रीय आय, निजी एवं सार्वजनिक तरीका से भी हम लोग राष्ट्रीय आय जो आय गणना विधि है वे निकाल सकते हैं। और ये जो है राष्ट्रीय आय, ये उत्पादन पर भी निकल सकता है, यानी किसी भी चीज का हम उत्पादन भी कर रहे हैं और हमारे पास पैसा कितने आ रहे हैं, इससे भी निकल सकता है। उत्पादन एवं आय दोनों से निकल सकता है। अब उपभोग विधि, उपभोग का मतलब होता है किसी भी चीज का उत्पादन नहीं अपितु उसका उपयोग कर लेना। जैसे ये मार्कर है, मार्कर का क्या हमने उत्पादन किया? हमारे यहाँ फैक्ट्री है? नहीं भाई, हमने इसका उत्पादन नहीं किया, हम इसका क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं। यानी उपयोग एवं बचत, कितना इसका उपयोग हुआ और हमारे पास कितना बचा है, यही उपभोग विधि होता है। इसके माध्यम से हम राष्ट्रीय आय की जो गणना है, जो नेशनल इनकम की गणना है, वे कर सकते हैं। ठीक है, कितना बचा है और किसका कितना इसका उपयोग हो चुका है। मार्कर आधा इसका उपयोग हो चुका है और आधा इसमें बचा हुआ है, तो ये क्या है? उपभोग विधि है। और फिर हमने बताया उत्पादन विधि। उत्पादन क्या होते हैं? तो ये निजी भी हो सकता है, सॉरी निजी की बात करें, उत्पादन विधि की अगर बात करें तो सभी वस्तु एवं सेवा का जो अंतिम मूल्य होता है वही क्या होता है? उत्पादन होता है। और आय गणना विधि बताया हमने, निजी एवं सार्वजनिक तरीका से जो राष्ट्रीय आय होते हैं उत्पादन तरीका से भी हो सकता है और फिर आय गणना विधि से भी हो सकता है। और फिर उपभोग विधि में कितना उपयोग हो चुका है और कितना बचा है। तो उम्मीद है आज ये आपने राष्ट्रीय आय यानी जो नेशनल इनकम है इसके बारे में समझ लिया होगा। अब इसके बाद वाले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे जीडीपी क्या होते हैं, और फिर जीएनपी क्या होते हैं, फिर एनडीपी क्या होते हैं, एनएनपी क्या होते हैं। इसके बारे में हम काफ़ी अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़ा है तो पहले आप YouTube चैनल से जुड़ लें और इसे एक दो बार आप रिवाइज करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो हमने बताया है उसे अगर आप लिख लें कहीं पे तो ये काफ़ी बेटर होगी आपके लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।